नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा डे 36 ऑफ आंसर राइटिंग। और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी GS3 के एक टॉपिक डेट इज ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट से दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा जो वीकली शेड्यूल है वो शायद आप हमारा जो मास्टर प्लान वाला वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में सारा कुछ बता दिया हूँ वहाँ से पता ही होगा। और दोस्तों हम लोग इस सीरीज को ना वन ऑफ द बेस्ट आंसर राइटिंग सीरीज बना देंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है ना कि यहाँ पर एवरीथिंग इज हैंड रिटन। और मैं पूरी तरह से ना एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर चीज़ों को बताता हूँ कि एग्जाम में एक्चुअल में क्या अगर ये क्वेश्चन रहता तो क्या लिखा जाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऐसा ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई डिजिटल चीज़ें बता दिया जाता है। एवरीथिंग इज हैंड रिटन, इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है कि देखिए मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट आर स्ट्रक्चरल इन नेचर। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा टाइप्स होता है, उसमें से एक टाइप है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो बताया गया है कि इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, स्ट्रक्चरल इन नेचर है। ठीक है, तो हमको एग्जामिन करना है द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का तरीका है उसको हमें एग्जामिन करना है। ठीक है, और हमें कुछ मेजर्स इंप्रूव, मतलब उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ मेजर सजेस्ट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट बोलता है, देखिए है ना, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर स्ट्रक्चरल इन नेचर। ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा बताना होगा कि भाई भारत में मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल क्यों है, मीन्स व्हाट आर द रीजन ऑफ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा बताना है आपको मेथोडोलॉजी के बारे में, तो मेथोडोलॉजी क्या क्या यूज करते हैं और उसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और तीसरा पार्ट है दैट इज द मेजर्स टू इम्प्रूव द मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नियरली 10 वर्ड के आसपास में एक इंट्रो दे दी, क्योंकि देखिए मेरा क्वेश्चन है 250 वर्ड्स का, तो हमें वर्ड को पूरी तरह से मैनेज करके चलना होगा। देखिए हमने बताया कि इन इंडिया जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है नियरली 7.5% के आसपास रहा है 2022 में, क्योंकि 2023 का डाटा अभी तक नहीं आया है। और देखिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 7.5 है उसमें से इसमें से जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो मोस्ट कॉमन है। देखिए अब समझते हैं कि एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए बेसिक बात है, देखिए नाम क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ों की कमी, जैसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो जाएगी। ठीक है, मिसमैच होगा डिमांड में और लेबर सप्लाई में, मीन्स जैसा मेरे को स्किल लेबर चाहिए वैसा लेबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ चीज़। तो अब देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का बॉडी वाला पार्ट से, कि वाई स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में क्यों है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज द रीजन ऑफ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। पहला है स्किल गैप। आप तो सुनी हुई है कि ना ग्रेजुएट्स आदमी है वो जॉब की वो तलाश कर रहा है बट उसको जॉब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये तो बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है वो वैसे ट्रेंड स्टूडेंट को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। दैट वाई ग्रेजुएट्स, इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, दूसरा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवे, रेलवे, बिल्डिंग, कैपिटल फॉर्मेशन, इस सब का कमी चल रहा है। तीसरा जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ तो हो रहा है भारत में लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इट्स ए वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, मे बी ड्यू टू द मैकेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक तरह से समझे तो मैकेनाइजेशन जरूरी भी है। ठीक है, बट एक बैलेंस होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट रोबोटिक्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब जॉबलेस ग्रोथ का कारण है। ठीक है, उसके बाद इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, भारत में इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है। मे बी देखिए जब चाइना डेवलप कर रहा था ना तो उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, एज कम्पेयर टू जब इंडिया उस रास्ते पे है। ठीक है, तो इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ये एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। जोग्राफिकल इम्बैलेंस, देखिए भारत में कुछ कुछ सिटी है ना जहाँ पर ग्रोथ या डेवलपमेंट कंसंट्रेटेड है, जैसे में आपका मुंबई, बंगलोर, ठीक है, अहमदाबाद, दिल्ली। ठीक है, ये सब कुछ कुछ स्पेशल सिटीज़ है। आप ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में आ जाइए, ठीक है, लाइक बिहार, यूपी के मोस्ट ऑफ द सिटीज़ अलॉन्ग विद MP, तो वहाँ कोई खास ना ग्रोथ सेंटर है ही नहीं। दैट इज द जोग्राफिकल इम्बैलेंस। उसके अलावा कोलैप्स ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। देखिए हमारे मोदी जी इस पे तो फोकस भी करते हैं कि वोकल फॉर लोकल, बट जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ था, ठीक है, जो सदियों से भारत में चलते आ रहा था, अब जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं ना वो उसको ओवरकम करते, जिसके कारण क्या है वो कोलैप्स कर गया। अब देखिए अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएगा तो जो लोग ट्रेडिशनली इसमें इन्वॉल्व थे, काम कर रहे थे, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो दीज आर द सम ऑफ द रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ वी कम टू द
मेथडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्या क्या मेथडोलॉजी है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहला क्या है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच। देखिए यूजुअल स्टेटस अप्रोच के अंदर दो चीज़ आता है, एक होता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस और दूसरा होता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस कंसीडर करता है कि वैसे पीपल को एम्प्लॉयड है जो ना साल के मेजर पार्ट ये टाइम में, ठीक है, साल के मेजर पार्ट में वो काम करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो वही बताया गया है, कंसीडर पीपल आर एम्प्लॉयड हु वर्क फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड फॉर विच दे आर अवेलेबल फॉर द वर्क। सही मायने में ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे लोग को एम्प्लॉयड कंसीडर किया जाएगा जो, देखिए, जो काम करने के लिए अवेलेबल है और उसको काम मिल रहा है इन द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। अभी टर्म है मेजर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 12 महीना में ना 50% 6 हो गया, तो 6 महीना से ज़्यादा, यानी अगर मान लीजिए कोई 7 महीना है तो एम्प्लॉयड है और 5 महीना उसको नौकरी मिला है तो वो अनएम्प्लॉयड है। समझ में आ गया आपको। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस मीन्स वो मेजर पार्ट ऑफ द ईयर वो एम्प्लॉयड है, सिंपल। दूसरा है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस। देखिए इसमें वैसे लोग को कंसीडर ये एम्प्लॉयड कंसीडर किया जाएगा जो सर्वे ईयर में, जिस साल सर्वे हुआ है उस साल, ठीक है, एटलीस्ट 30 दिन काम किया हो। आप सोचिएगा अरे ऊपर वाला तो क्राइटेरिया अलग है, ठीक है, उसमें तो साल में कम से कम 7 महीना होना चाहिए, यहाँ तो 30 दिन है। तो वही आगे लिखा हुआ है कि बट क्लासिफाइड एज अनएम्प्लॉयड अंडर द प्रिंसिपल स्टेटस। मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल स्टेटस के अंदर में जो अनएम्प्लॉयड है उसमें से जिन लोगों को साल में 30 दिन काम मिल रहा है, इवन 1 मंथ काम मिल रहा है, उसको सब्सिडरी स्टेटस में एम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो अप्रोच समझ में आया होगा। देन थर्ड वन इज दैट इज द करेंटली वीकली स्टेटस। नाम है करेंटली वीकली स्टेटस, बहुत आसान है। देखिए ये बोलता है कि अगर मान लीजिए इस वीक, मान लीजिए कि इस मतलब किसी भी मंथ है, मंथ के सेकंड वीक में हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वीक में अगर किसी व्यक्ति को एटलीस्ट 1 घंटा काम मिला था तो उसको एम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है। भले ही आपको इसमें सेंस नहीं बन रहा होगा बट यही क्राइटेरिया है, ठीक है। अब तो कुछ मॉडिफिकेशन भी हुआ है बट लेट्स सी, ठीक है, एटलीस्ट 1 आवर उसको अगर काम मिल रहा है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयड माना जाएगा। देन है करेंट डेली स्टेटस, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि डेली बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को मोर देन 4 आवर पर डे, ठीक है, अगर उसको ये मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो वो 1 मैन एम्प्लॉयमेंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए लेस देन 1 आवर मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड होगा, और 1 to 4 आवर अगर मिल रहा है तो उसको बोलते हैं हाफ मैन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा कुछ कुछ और मेथड्स है बट ना वो इनडायरेक्ट मेथड इस तरह से कि मतलब ये पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सब देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेजर मेथड्स हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्योंकि हमको इस मेथड को एग्जामिन करना है, तो एग्जामिन करने में आपको प्रॉब्लम तो बताना ही होगा, तब ना आप सही तरह से एग्जामिन कर पाए हैं। पहला देखिए, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। सही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट का रिपोर्टिंग ही सही तरह से नहीं होता है। दूसरा है एडिक्वेट फोकस ऑन द रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में ना जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है यानी जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि मान लीजिए एक फील्ड है, यहाँ 2 आदमी काम करने के लिए चाहिए और यहाँ पर मान लीजिए 4 आदमी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 आदमी एक्स्ट्रा है, ठीक है, दीज आर कम अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वही है कि रूरल एरिया पर ऑलरेडी ये कम फोकस कर रहा है, जिसके कारण ना इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट मिस हो जा रहा है। थर्ड वन इज डायनेमिक नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे में गिग इकोनॉमी, फ्रीलांस वर्कर्स, मतलब जो ये जोमेटो स्विगी वाले होते हैं ना, ठीक है, वो लोग एक तरह से एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ठीक है, वो लोग ना पार्टनर होते हैं। आप देखिए होइएगा, जैसे आप मान लीजिए गूगल प्ले पे जाके ना कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ये इसके पार्टनर के रिगार्डिंग, तो बोलता है क्या कि स्विगी पार्टनर ऐप, ठीक है, जोमेटो पार्टनर ऐप, नॉट ये एम्प्लॉय ये ऐप, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि उन लोग का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कभी भी उन लोग को फायर किया जा सकता है, ठीक है। तो उन लोग का ना कई बार काउंटिंग नहीं होता है, अगर मान लीजिए उसको फायर कर दिया गया, वो एम्प्लॉयड नहीं है तो उसको काउंटिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। देन नैरो डिफिनीशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपको पता होगा कि जो बेसिक डिफिनीशन है अनएम्प्लॉयमेंट का वो क्या है कि 18 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है और वो एक्टिवली सर्च कर रहा है जॉब का, ठीक है, बट उसको जॉब मिल नहीं पा रहा, डैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए कि 18 20 25 30 साल के होते हैं बट वो पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है, बट रियल में तो वो भी अनएम्प्लॉयड है ना, बट उसको डिफिनीशन में कंसीडर नहीं किया जाता है, दैट इज द नैरो डिफिनीशन। उसके अलावा स्मॉल सैम्पल साइज ऑफ द सर्वे, सर्वे का ना जो सैम्पल साइज होता है वही बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब भारत जैसे कंट्री जहाँ पर 140 CR पीपल रहते हैं, ठीक है, मोर देन 140 CR, वहाँ छोटा सा सैम्पल साइज ये सफिशिएंट नहीं है। देन डिले इन द डाटा रिलीज बाय NSS, जो नेशनल स्टैटिकल सर्वे ऑफिस है वो ये डाटा रिलीज करता है, ठीक है। तो वो ना डाटा रिलीज नहीं करता है, मे बी ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, बट हमें ये बस समझ लेना है, ठीक है। दीज आर द प्रॉब्लम्स इन दीज मेथडोलॉजी। नाउ कम टू द सजेशंस टू इम्प्रूव द अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आप क्या क्या सजेशन दे सकते हैं, देखिए
पहला है इन्हांसिंग सर्वे फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी जल्दी सर्वे कराइए ताकि हमको रियल टाइम स्टेटस पता चल सके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्या मतलब देखिए, अगर मान लीजिए हम साल में 2 बार 3 बार करा देंगे तो इससे क्या होगा, हमको पता चलेगा कि अच्छा फर्स्ट क्वार्टर में कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड थे, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, तो हमें ना एक रियल टाइम डाटा मिलता रहेगा। दूसरा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा कलेक्शन में, डाटा प्रोसेसिंग में, डाटा एनालिसिस में। ठीक है, इससे एक फ़ायदा क्या है ना कि ये ना ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर देगा रिगार्डिंग डाटा रिपोर्टिंग। उसके अलावा इनकॉर्पोरेट करना है अंडर एम्प्लॉयमेंट को। देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आदमी एम्प्लॉयड तो है बट उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बंदा पीएचडी कर लिया है और वो कोई ऐसा काम कर रहा है, मान लीजिए कि वो ठेला पे कोई काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयड तो है बट वो पीएचडी करके वो काम कर रहा है, दैट्स वेरी डिजास्टर्स थिंग फॉर द कंट्री। ठीक है, तो वो दैट कम्स अंडर द अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे में ऑस्ट्रेलिया में ना ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को काउंट किया जाता है। उसके अलावा स्किल मैपिंग। स्किल मैपिंग का मतलब ये हुआ कि भाई डिमांड से सप्लाई मिसमैच को हमें मैप करना है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई ये कंपनी है और कंपनी को जिस तरह का वर्कर्स चाहिए उस तरह का वर्कर्स मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा, मतलब उस तरह के पीपल्स अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, दैट इज द स्किल मैपिंग। ठीक है, तो ये रहा सजेशंस टू इंप्रूव द अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन। नाउ कम टू द कंक्लूजन्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए दस इन इंडिया सर्टेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इज नीडेड विथ मोर फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वी हैव टू नीड टू डू सर्टेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, जो कि मेनली मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस हो ताकि हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को टैकल कर सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन था क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। नाउ आज का सेकंड क्वेश्चन दैट इज द टॉपिक ऑफ दैट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज देखिए अमॉन्ग सेवरल फैक्टर फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ द सेविंग रेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देखिए किसी भी देश में ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। कहाँ से आएगा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन आ सकता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट आ सकता है ना। तो वही बताया गया है कि इंडिया का जो पोटेंशियल ग्रोथ है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें से जो सेविंग रेट है ना, ठीक है, जो सेविंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। क्या आप इस बात से सहमत है? और दूसरा क्या क्या फैक्टर हो सकता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके लेट्स फोकस। सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन, देन इंट्रोडक्शन हम लोग क्या 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 कर सकते हैं, सेविंग को रिलेट कर सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन से। ठीक है, या फिर इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को रिलेट कर सकते हैं ये कैपिटल फॉर्मेशन से। तो वही मैंने बता दिया कि फॉर इफेक्टिव ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सही बात है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे में बिल्डिंग्स बनाना, मशीनरी बनाना, ठीक है, और जो भी रोड्स रेलवे एक्सेट्रा अलॉन्ग दैट जो भी फिजिकल एसेट्स हैं, ठीक है, तो वो हो गया कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब देखिए ये इंट्रो का फर्स्ट पैराग्राफ। देन फॉर कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। सही बात है, अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आ सकता है, मे बी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, मे बी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स मेनली क्या होता है, सेविंग्स होता है। अब देखिए इसी तो मैंने यहाँ बताया कि किस तरह से सेविंग के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सेविंग से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ऑफकोर्स ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा। तो ये ना एक ग्रेट साइकिल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है सेविंग लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए तो ये मैंने सेविंग के बारे में बता दिया। देन इस पैराग्राफ में हमने बताया कि देखिए इवन चाइना हैज प्रूवन दैट सेविंग ऑफ देयर मिडिल क्लास इन 1980s-90 प्रूव टू बी द बूस्ट फॉर देयर इकोनॉमी। चाइना में ऐसा हुआ था कि जो मिडिल क्लास का सेविंग था उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब चाइना एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था 1978 में। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी भी ये ट्रेंड दिखा रहा है 1970s से, ठीक है। और कुछ पास्ट फ्यू डिकेड में देखा गया है कि ये जो सेविंग्स है ना वो नियरली 33% ऑफ द जीडीपी है इंडिया में, ठीक है। तो ये सेविंग के रिगार्डिंग हो गया कि सेविंग किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन केवल सेविंग है ना, बट ओनली सेविंग एलोन कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। केवल सेविंग ही तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। तो अदर क्या क्या फैक्टर है, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफकोर्स रोडवे रेलवे तो होना ही चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना ही चाहिए, स्किल्ड लेबर, क्योंकि देखिए ह्यूमन कैपिटल है ना ये इसेंशियल होता है प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल होना चाहिए बिजनेस के लिए, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइसेंस लेते लेते थक जाए। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए कोई फर्म खोलना चाहते हैं एक ही जगह जाइए, आपको अलग अलग मिनिस्ट्री नहीं भागना पड़ेगा, एक ही जगह जाइए वहाँ सारा कुछ हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होना चाहिए, इसका शानदार एग्जांपल उत्तर प्रदेश योगी सरकार के अंतर्गत जहाँ इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है, ठीक है, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ। फोर्थ वन इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए R&D होगा तो क्या होगा, इससे जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो ग्लोबल प्लेयर से
compete कर पाएगा इजीली। देन मार्केट अवेलेबिलिटी, देखिए इसका एग्जांपल मैंने दे दिया कि देखिए इंडिया में ना नियरली 41 करोड़ के आसपास, 41 लिख सकते हैं हम लोग, 43 भी लिख सकते हैं, 41 करोड़ के आसपास मिडिल क्लास है, ठीक है, जो कि डबल है एज कम्पेयर टू चाइना, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वेरियस ग्लोबल कंपनीज का। तो मार्केट एबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखिए पिछले 2014 से 24 तक जब इंडिया में मेजोरिटी का गवर्नमेंट था तो वो ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो वही बताया है क्योंकि देखिए जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होता है, जो बीजेपी मेजोरिटी में थे, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को एक एश्योरेंस रहता है कि हाँ चलो भाई पैसा नहीं बुड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज कोई पार्टी कल कोई पार्टी है, तो ये रहता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैंने बता दिया कि अफ्रीकन कंट्री ना इसी का विक्टिम बन गया, ठीक है, कि अफ्रीकन कंट्री में वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहता है, तो ऑफकोर्स एफडीआई नहीं आता है वहाँ पर। तो देखिए ये रहा हमारा क्या क्या फर्दर और क्या क्या फैक्टर हो सकता है जो कि कैपिटल फॉर्मेशन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करे। तो अब हम लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए डिस्पाइट ऑफ हैविंग फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, कि इंडिया के पास, इंडिया ऑफकोर्स वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट कंट्री है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंडिया के पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है। इस होने के बावजूद भी अगर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मिडिल क्लास होगा, सेविंग होगा, इसके बावजूद भी इंडिया शुड फोकस ऑन द कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैंने दोनों चीज़ को इंक्लूड कर दिया, सेविंग को भी इंक्लूड कर दिया और जो अदर फैक्टर है उसको मैंने कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट टर्म के अंतर्गत ला के इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन, कैसा लगा आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।